अस्सलाम वालेकुम। ये हम अपने सेंटर से सारे अपनी टीम के साथ यहाँ पर आए हैं कुहाड़ के एक गांव सीन कले में, और यहाँ पर एक हमारे इसी गांव के एक मलक साहब, मलक फैमिली के सरबराह हैं बहराम साहब, ये हमारे साथ हैं। और हम ये दरिया के किनारे ये वीलॉग बना रहे हैं और ये हमारे मेज़बान हैं। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करेंगे हमें अपने गाँव के हवाले से, और हमारी ये आमद इस सिलसिले में हुई एक शादी ब्याह के सिलसिले में हम यहाँ पर आए। तो मलक साहब के साथ आपकी मुलाकात करते हैं। अच्छा मलक साहब, थोड़ा सा आप यहाँ के बारे में हमें बताएं, इस गांव के बारे में हमें बताएं। सर ये गांव जो है बहुत पुराना है, और ज़्यादा इसकी बैक हिस्ट्री तो जो है हमारे फोर फादर जो है उनसे पहले का था जी। तो एक्चुअली यहाँ के जो रिहायशी हैं ये पहले जो थे काका साहब, ज़ियारत काका साहब जो थे ये वहाँ रहते थे। तो वहाँ से 4 आदमी जो हैं वो मूव होके उसके लिए ज़रिए चरागाह या ज़रिए माश के लिए माल मवेशी लेके आए इस जगह पर। तो यहाँ पे एक चीज़ें बड़ी खुली थी कि चरागाह भी खुली मिली थी, और दूसरा जो था पानी दरिया ये जो बह रहा है जी, दरिया अटक आप बोल सकते हैं, इसको आगे जाके सिंध हो जाएगा जी। तो वो भी उनको सहूलत थी, तो यहाँ आके बस के तो इस तरह आके ये गाँव आबाद हुआ। तो अब तो माशा। अच्छा मलक साहब, आप यहाँ पर अपना कारोबार भी करते हैं, दरिया के किनारे आप अपना कारोबार करते हैं और अपने माल और मवेशी भी पालते हैं। तो आप मुझे ज़रा बताइए अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइए। यहाँ के मैंने यहाँ पर ये देखा है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, इस गांव के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हैं तो और जफाकश हैं। तो मुझे थोड़ा ये बताइए अपने कि आप अपने काम के सिलसिले में, और आप जैसे जो दूसरे इस गाँव के लोग हैं वो काम के सिलसिले में कहाँ कहाँ पर जाते हो, क्या क्या काम करते हैं? आप जिस तरह पूरी दुनिया में घूमे हैं इस हवाले से, काम के हवाले से, तो उस हवाले से ज़रा बताएँ। बात ये है कि यहाँ जो है एक्चुअली ज़राअत का जो है वो कोई इतना परफेक्ट सोर्स नहीं है कि ये लोग अपने ज़राअत पर डिपेंड कर और माल मवेशी पे डिपेंड करके यहाँ गुजारा कर सके। तो इसके लिए इनको बाहर निकलना पड़ता है, यानी इनकम के लिए, सर्विस करने के लिए या कोई बिज़नेस करने के लिए, ताकि वो अपना गुजारा कर सकें। क्योंकि ये इनके घर है, फोर फादर की जायदाद है, तो ये नहीं छोड़ सकते, घूम फिर के ये फिर यहाँ आ जाते हैं। जी जी जी। तो आप पूरी दुनिया में घूमे? नहीं, दुनिया नहीं घूमे, अच्छा। दुनिया नहीं, बस कम तर जो है ना जो 6-7 मुल्क हैं उनमें घूम गए। 6-7 मुल्क है, 6-7 मुल्क काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हम ये आजकल बहुत मुश्किल काम है। इन्होंने जिन मुश्किलात में ये सफ़र किए हैं और अपने बच्चों को सपोर्ट किया है, हमारे फैमिली को सपोर्ट किया। जी बिल्कुल। कि मैं ये बोलता कि इस एरिया में जो है, जिस वक्त मैं जापान गया था, तो जापान जाने के बाद सब लोग जो है ना, हमारे कुलीग जो थे, कोई बोलता था कि हम टोक्यो टावर घूमेंगे, ये फलान जगह घूमेंगे। मैंने उनको बोला भाई आप तो ये देख लेंगे, ये तो बाद में भी देखने की चीज़ है। एक यहाँ पे जो तारीख़ी चीज़ है, जो वर्ल्ड की सबसे जो है डेजर्ट का पहले हुआ था, जो एटम बम फेंका गया था जी, तो हिरोशिमा नागासाकी हिरोशिमा शहर में। जी, हिरोशिमा शहर में मैं गया जी जी, और जब वहाँ वीडियो भी बनाई और उसका जो है वो भी देखा कि कहाँ पहले जो एटम बम फेंका गया था। और लोग बोलते थे कि वहाँ अभी तक जो है कोई घास कोई चीज़ नहीं होती, ये ऐसा ही है। वहाँ खूब अच्छी तरह जो है ना हरी भरी जगह है, लोग बस रहे हैं। और उसकी जो है एक बिल्डिंग उन्होंने छोड़ दी थी, वो अभी भी तक भी ऐसे है, मतलब मेरे पास पिक्चर भी होंगी उनकी, कि वो बिल्डिंग उनको जो था उस वक्त इसमें क्या नाम है, जब ये था कौन सा कंट्री था मुझे याद नहीं है, उसका है, उन्होंने उनको एक हॉल दिया था बना के, डोनेशन जापानीज़ को, तो वो जल गई थी। तो बाकी सारी इन्होंने गिरा के मेंटेन करके अपना जो है ना कर ले, तो वो उसी तरह ही है। और जब पूछा गया उनसे कि इसको ऐसा क्यों रखा गया, ताकि ये बोलते हैं ये उनकी दी हुई निशानियाँ हैं, हम इसको गिरा नहीं सकते।
बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा मलिक साहब, आप ये हमारी एक टीम आई हुई है, हम सारे आए हुए हैं शादी में शिरकत करने, तो आप हमारे साथ जो इंटरेक्शन हुआ, आपको जो हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ, जो हमारे दरमियान एक कम्युनिकेशन हुई, उसके हवाले से भी बताएं हमारे नाज़रीन और सामीन को। और दूसरा मैं आपके हवाले से फिर एक और बात भी करूँगा आखिर में। तो हमारे इस जो यहाँ पर आना हुआ, इस हवाले से आप अगर कुछ कहना चाहते हैं। ये तो बहुत खुशी हुई जी और ये एक इत्तेफाक हुआ कि आपसे मुलाकात इस सूरत में हुई। जी जी हो सकता है सिटी में होती, कहीं और होती, जी तो फिर दूसरी तरह से होती, तो हमें बहुत खुशी हुई। और आपके आने से कम अज़ कम हमें भी कुछ न कुछ इसका आइडिया मिला और आपको भी कुछ हमारे उससे जो शेयरिंग हुई एक दूसरे से। तो ये बाकी जो है हम ये चाहते हैं कि फिर भी जो है इसके बाद भी आना जाना रहे, तो जो है ना हमारे जी काम जो है ना। अच्छा मलिक साहब के हवाले से मैं कह दूं कि दिलचस्प है, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारा फील्ड के ताल्लुक साइकाइट्री, साइकोलॉजी, ज़िंदगी के बारे में लर्निंग, फ़लसफ़ा, रिलीजन, इन हवालों से। तो मलिक साहब इन चीज़ों में काफ़ी वेल वर्स्ड है। तो हमारी कल रात भी बहुत सारी डिस्कशन हुई, उसके हवाले से आप बताना चाहते हैं उस डिस्कशन से आपकी क्या तासुरात है उस डिस्कशन के बारे में, कल जो हमारी डिस्कशन हुई? हमारी और आपकी जो डिस्कशन हुई, काफ़ी चीज़ें जी जो है वो मुझे मालूम हुई जो कि अभी तक मालूम नहीं थी। खासकर ये आपकी सेक्रेटरी और इसका जो ताल्लुक है, ये किस तरह होती है, क्या है तसव्वुफ का और सूफीज़्म का, स्पिरिचुअलिटी का, इस सब का जो है ना पता चला। तो बाकी इतनी जो है ना यानी खुली डिस्कशन पहले किसी से नहीं हुई। इससे पहले मलिक साहब के कह रहे हैं कि इससे पहले कभी नहीं है कि सूफीज़्म भी इसके साथ अटैच है जी, जो है ना वो भी है। तो सेक्रेटरी जो है इसके टेलीपैथी भी है, सब चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की तो हमें पता चला। तो नाज़रीन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जिस फील्ड से और जिस तरह काम करते हैं उसकी एक ब्यूटी है कि ये फिर मेडिसिन से आगे जाके साइकाइट्री और साइकोलॉजी और फिर ज़िंदगी के फ़लसफ़े और मज़हब के बारे में ये सारे एरियाज़ को टच करती है। तो इस तरीके से हम फिर बहुत गहरे चले जाते हैं ज़िंदगी के उसमें तलाश में। तो ये ब्यूटी है और इसी इंटरेस्ट के बेस के ऊपर फिर हमारी पूरी एक घंटों डिस्कशन हुई और जिसमें हमने पॉलिटिक्स भी डिस्कस किया, जिसमें हमने काफ़ी देर तक ये नेशनल और इंटरनेशनल साइकोलॉजी के ऊपर बात की और काफ़ी मज़हब के ऊपर हमने बात की, फ़लसफ़े के ऊपर बात की। जी अगर टाइम होता, अगर उस वक्त टाइम की कमी ना होती तो शायद ये रात को बड़ी देर तक चलती रहती। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, यानी बहुत हमने एंजॉय किया। और अच्छा मलिक साहब के हवाले से मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूँ कि ये तो जिस तरह मैंने बताया कि काफ़ी बड़ी दुनिया का इन्होंने सफ़र किया है और काम के सिलसिले में कोरोना का जो इवेंट हुआ था, जी कोरोना का जो ग्लोबल मसला हुआ था, उनमें इनको वेंटिलेटर पे डाल दिया गया था क्योंकि ये बहुत यानी एक इफेक्टेड, इज़ अ वेरी रेयर सर्वाइवर। यानी ये अगर वेंटिलेटर पर लोग चले जाते हैं तो हमें फिर उसका पता है कि उसमें फिर 1% या ज़्यादा से ज़्यादा 2% सर्वाइव करते हैं, इससे ज़्यादा लोग सर्वाइव नहीं करते। तो वो उन खुशकिस्मत लोगों में जो मौजूदाती तौर पर सर्वाइव कर गए। और उस हवाले से मैं आपको ये बात बता दूं कि ये होप है, उम्मीद है कि किस तरह सफरिंग के अंदर आपको उम्मीद का दिया जलाए रखना है। और ये एक मौजज़ा है और ये अभी इस वक्त हम सबसे ज़्यादा फिट है और चलने फिरने में, और यहाँ पर इस दरिया के किनारे अपना कारोबार करते हैं। ये ख़ुद भी होते हैं और इनके बच्चे भी इनके साथ होते हैं। और ये पूरे एक हायरार्की और उस हायरार्की के सरबराह इस गाँव में जो भी काम होते हैं, बड़े बड़े काम, लोग मस्जिदें बनाते हैं और या कोई गांव के और कोई काम होते हैं तो ये उस चीज़ को लीड करते हैं। और यहाँ पर जो लोगों को लाना होता है, डोनेशंस लाते हैं लोग, या कोई बाहर से कोई इन्वेस्टर आता है इस गांव में तो वो इन लोगों के थ्रू आता है। तो ये हायरार्की बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को हमें ऑलवेज़ रिस्पेक्ट करना चाहिए कि ये हायरार्की आपको जस्ट एक पेट्रियार्की नहीं होती, जस्ट एक आप इसे कहते हैं कि वो एक ऑपरेशन नहीं होता ये मलक और ये हायरार्की, बल्कि ये आपके गाँव को बहुत सारा सब कुछ ये एक लीडिंग रोल में भी होते हैं। तो हमें इस हायरार्की को रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। सो दैट्स माय मैसेज फॉर दिस टाइम। थैंक यू वेरी मच। कल रात को हम फायर गिर्द खड़े हुए थे, सारे नौजवान थे। मैं उनको बता रहा था कि देयर आर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ, देखिए ना, बहुत अबंडेंस है नेचर के अंदर, देयर आर अपॉर्चुनिटीज। और ये देखे कितना स्ट्रगल किया है प्रीवियस जनरेशन ने आपकी एग्जिस्टेंस के लिए। और आपको हमेशा तारीख के साथ आपका
رشتہ ہونا چاہیے اور آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ جو آپ کو ملا ہوا ہے یہ پریویلیجز ہیں، اور آپ کو جتنی اپرچونیٹیز ہیں وہ اس سے پہلے کسی بھی جنریشن کو نہیں تھی، کہ ڈیفیکلٹیز ہیں لیکن اس کے باوجود بہت اپرچونیٹیز بھی ہیں، ابنڈنس بھی ہے۔ تو یہ میں نے ایک خواب کا میسیج دیا نوجوانوں کو کہ آپ کو ہمیشہ نیچر کے اندر ابنڈنس کو اکنالج کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ ابھی آپ کے پاس جو کچھ آپ کو فری میں اویلیبل ہے وہ اس سے پہلے لوگوں کو اس طرح اویلیبل نہیں تھا۔ تو ٹریڈیشن کا اور ہائرارکی کا اپنا ایک رول ہے، اور ہسٹری کو انڈرسٹینڈ کرنے کا ایک رول ہے، اور یہ چیزیں یہ آپ کی لائف کے اندر میننگ کریٹ کرتی ہے، اور آپ بغیر میننگ کے جو لائف ہوتی ہے وہ آپ جینا نہیں چاہتے۔ تو میننگ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی زندگی کے اندر، اور آپ کو ہمیشہ اپنی لائف کے اندر میننگ کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ جو آج کل کے نوجوانوں کا جو مسئلہ ہے اس میں سے ایک چیز ہے کہ ان کی زندگی کے اندر تھوڑی سی میننگ لیس آ رہی ہے، اور وہ بہت ساری چیزوں سے بغاوت پہ اپنے آپ کو اکسا لیتے ہیں یا بغاوت پہ اکسا جاتے ہیں۔ یہ ہم واپس جا رہے ہیں، اور شادی میں شرکت کرنے کے بعد سارا تقریب اٹینڈ کرنے کے بعد ابھی واپس جا رہے ہیں ہم سین کلی سے واپس۔ تو وہاں پر ہماری بہت اچھی ملاقاتیں ہوئی، اور ان میں سے ایک جو بہت انٹرسٹنگ ہے وہ میں بتا دوں۔ ایک اسٹوڈنٹ مجھے ملے اور انہوں نے بتایا کہ سر جی میں کنفیوز ہوں۔ تو میں تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ کو کہ کنفیوژن کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کنفیوژن کا اس سے مراد یہ تھا کہ وہ کسی چیز کے اوپر کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا، اس کے خیالات بکھرے ہوئے ہیں اور وہ اپنی اسٹڈی کے اوپر فوکس نہیں کر رہا۔ اور ڈیٹیل پہ دیکھنے کے بعد مجھے اس نے بتایا کہ اس کو ڈپریشن بھی ہے۔ تو میں نے ان کو مثالیں دی، یہ جو شادی میں جو فائرنگ ہوئی، لوگ فائرنگ کرتے ہیں، تو میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں یہ جو لوگ فائرنگ کرتے ہیں ایک نشانہ رکھتے ہیں سامنے اور اس کے اوپر فائر کرتے ہیں، اس کی جو ڈیپ سائیکولوجیکل اہمیت کیا ہے میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو اس کی ڈیپ سائیکولوجیکل اہمیت یہی ہے کہ ہم زندگی میں کسی نہ کسی گول کو اپنے نشانے پہ رکھتے ہیں۔ تو جب لوگ شادی بیاہ یا تقریبات میں فائرنگ کرتے ہیں یا کسی چیز کو نشانہ بناتے ہیں تو ایکچولی دے آر پیئنگ اٹینشن ان لائف، وہ زندگی میں کسی نہ کسی گول کو اٹینشن پے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے ان کو بتایا، اس چیز کے بتایا کہ دیکھیں نا، آپ شادی کے اوپر آئے ہیں، آپ کنفیوز رہنے کی بجائے اپنی زندگی میں ایک نشانہ باندھیں۔ تو نشانہ باندھنا کیا ہوتا ہے؟ گول ڈائریکٹڈ ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ آپ گول کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ اور میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح کی نشانہ، فار ایگزامپل آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ نشانہ باندھنا چاہتے ہیں، تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ آپ پھر جب آپ کو جو ادھر ادھر جتنے بھی ڈسٹریکشنز ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا تاکہ آپ کی انٹرسٹ ایک نشانے کے اوپر آئے۔ اور زندگی میں بہت ساری چیزیں، فار ایگزامپل آپ فضول ویڈیو گیم دیکھ رہے ہوتے ہیں، فضول فلمیں اور ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں، ایسی ایکٹیویٹیز میں آپ جو آپ کی ڈسپلنس کو ڈسٹرب کرتی ہے اور آپ کے نشانے کو، جو آپ کی گول ڈائریکٹڈ ایکٹیویٹی جو اس کیس میں اس کے لیے ایک اسٹڈی تھی، تو وہ چیزوں کو ڈسٹرب کر رہی تھی۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ جس طرح یہ فائر کرنے والا بندہ ایک آگے اپنے نشانہ رکھتا ہے، اس طرح آپ کو بھی اسی سمبولزم کو یوز کرتے ہوئے آپ نے اپنی زندگی میں اپنی اسٹڈیز کو اور اپنے مقاصد کو اس کے لیے اپنی زندگی کے اندر ڈسپلن کریٹ کرتے ہیں، اور جو ادھر ادھر کے ڈسٹریکشنز ہیں وہ آپ نے ہٹانے۔ اور انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ ان کا فوکس نہیں ہے، ان کو ان چیزوں میں مزہ نہیں آ رہا، تو اس وجہ سے کنفیوز ہے، ان کے اندر موٹیویشن نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ جب آپ نشانہ باندھتے ہیں اور زندگی کے اندر آپ ڈسپلن لاتے ہیں تو برین سے آپ کو ایک ڈوپامین کک ملتا ہے، اور وہ ڈوپامین کک پھر آپ کو آگے موٹیویٹ کرتا ہے۔ پھر اسے ہٹ کے کہ آپ کس چیز پہ نشانہ آپ کا لگا ہوا ہے، کس چیز پہ آپ اٹینشن کر رہے ہیں، ہے وہ ایک بورنگ سبجیکٹ ہے جو کہ اس کیس میں لیٹ سے آپ کی اسٹڈیز ہیں اور بکس ہیں جن کو پڑھنے کا آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن جب آپ ادھر ادھر کے ڈسٹریکشن ہٹاتے ہیں تو آپ کو اپنی اسی بک سے ڈوپامین کک ملنے لگتا ہے، اور آپ پھر اس کو اتنا انجوائے کرتے ہیں جتنا کوئی بھی لیجر ایکٹیویٹی کو انجوائے کیا جا سکتا ہے۔ تو انسٹیڈ آف آپ ایزی پلیجر سیکنگ کی بجائے آپ کو سیکریفائس دینا پڑتا ہے، ڈیلینگ گریٹیفیکیشن کرنی پڑتی ہے، یعنی آپ کو بہت ساری جو گریٹیفیکیشن، جو چیزیں آپ کو مزہ دیتی ہیں ان چیزوں کو ڈیلے کرنا پڑتا ہے کہ چلے یہ ایکٹیویٹی میں، یہ فلم میں آج نہیں دیکھتا، یہ فضول
गेमें मैं आज नहीं खेलता, बल्कि इन चीज़ों को मैं डिले करके मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर डिसिप्लिन ला के उस डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन को यूज़ करके मैं एक निशाने पे रखता हूँ और मैं अटेंशन फोकस रखता हूँ अपने मकसद के ऊपर, और फिर उसी मकसद से आपको इतना ही मज़ा आने लगता है जितना किसी भी दूसरी एक्टिविटी से आपको आ सकता है, क्योंकि आपको उससे डोपामीन किक मिलने लगता है। सो दैट्स द थिंग, दैट्स द मैसेज फॉर द कंफ्यूज माइंड, और उन लोगों के लिए जिनको ज़िंदगी के अंदर इंटरेस्ट कम है और जो कि कुछ नहीं करना चाहते। तो ये जो स्ट्रगल है और डिसिप्लिन है, इस हवाले से एक बड़ा अच्छा टॉपिक मिला जो कि स्टूडेंट्स को मैंने उसी जगह से मैंने कोशिश की। एक और चीज़ मैंने उनको ये बताने की कोशिश की कि देखें ना, शादी के अंदर या इस तरह सोशल गैदरिंग्स के अंदर और किसी भी तकरीब के अंदर आप लोगों को देखते हैं कि वो अपनी रूटीन से ज़्यादा जनरस होते हैं, वो एक दूसरे के लिए कोऑपरेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ मदद कर रहे होते हैं, एक दूसरे को लिए कुर्बानी दे रहे होते हैं। तो आप इन चीज़ों को यूज़ करें, इन अपॉर्चुनिटीज़ को, और इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं, रिलेशनशिप्स बनाएं, और डिप्रेस रहने के बजाय अपने आप को इन जैसे चीज़ों से आपको मोटिवेट करना चाहिए अपने आप को। और दैट्स द मैसेज अबाउट जो मैंने। अच्छा, अब जब कि हम वापस पहुंचने वाले हैं तो एक दो बातें मैं आपसे करना चाहता हूं। एक ये कि सवाल पैदा होता है कि ये डिप्रेशन और एंजाइटी और कन्फ्यूजन आखिर होता क्यों है। तो इस चीज़ पे हमें ज़रा गौर करना चाहिए कि इसके अंदर कोई मकसद है। नेचर के अंदर डिप्रेशन क्यों हो जाता है, सारे लोगों को डिप्रेशन क्यों हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर डिप्रेशन के अंदर एक पॉजिटिविटी है, और वो ये है कि हमें ये मैसेज देता है कि कहाँ पर हमारी ज़िंदगी में कुछ गलत जा रहा है, और उस चीज़ को, उस टारगेट को, और वो जो निशाना हमने गलत बांधा हुआ होता है, उसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा फोकस करें और उसको ठीक करें, तो न सिर्फ ये कि हमारा डिप्रेशन ठीक हो जाता है, बल्कि उस डिप्रेशन के बरकत से हमें एक इशारा मिल जाता है और हमारी ज़िंदगी रास्ते पर राह रास्त पे आ जाती है। और अभी जब हम वापस आ रहे हैं तो गाड़ी भी हमारी ख़राब हो गई थी, और यहाँ के लोगों की इंतहाई मोहब्बत, शफ़क़त और ताउन की वजह से हम उनकी गाड़ी में अपने सेंटर वापस पहुँच गए हैं, और इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।